इस मूवी के अंदर हमें 7 अलग अलग शॉर्ट हॉरर कॉमेडी स्टोरीज दिखाई जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस मूवी की सबसे पहली कहानी है कोल्ड ओपन, जहाँ पर हम माइक मायर्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रोड साइड पर बने एक मेंटल असाइलम के साइन बोर्ड को देखता है जो लूज होता है, और जब वो उसको ठीक करने लगता है तो गलती से माइक से उस बोर्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसके कुछ ही देर बाद हमें वहाँ पर एक कार आती दिखती है। वो लोग वेकेशन एंजॉय करने के लिए आए होते हैं, पर साइन बोर्ड को देखकर कैंप साइट पर जाने के बजाय वो गलती से मेंटल असाइलम की तरफ चले जाते हैं। फिर हम माइक को उसकी बेस्ट फ्रेंड वेंडी के साथ बात करता देखते हैं, जहां माइक उसे जॉब से रिलेटेड अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा होता है और वेंडी उसको स्ट्रांग होने के लिए मोटिवेट करती है, वो उसको एनकरेज करती है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम माइक को अजीब से कारनामों को करते देखते हैं, जहाँ पर वो एक कपल को हॉन्टेड हाउस बाय करने के लिए कन्विंस कर लेता है। साथ ही में हम उसको एक कर्स डॉल के साथ भी देखते हैं। जिसके बाद फिर हम माइक को हैलोवीन की रात को देखते हैं, जहाँ पर वो एक घर की इलेक्ट्रिसिटी काट देता है, जिससे उस घर में चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। घर में 2 लड़कियां होती हैं जिनका नाम टेस और हैना होता है। वो दोनों लड़कियां एक टॉर्च लेकर गेट के पास आ जाती हैं, जहां उनको माइक दिखता है जो उनको कहता है कि वो बस उनकी मदद करने यहाँ पर आया है। इसीलिए वो लड़कियां उसको घर में बुला लेती हैं। पर जैसे ही उन्हें माइक पर शक होता है कि उसी ने वायर्स को कट किया है, तो हैना उसको नाइफ से स्टेप करने के लिए पीछे से आती है। लेकिन जैसे ही वो उसको स्टेप करने वाली होती है कि तभी माइक की नजर भी उस पर पड़ जाती है और माइक के हाथ से जो कैंडीज जमीन पर गिरी हुई थी, हैना उससे फिसल जाती है, जिससे नाइफ सीधा उसके गले में घुस जाता है, जिससे हैना की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं पर अब जैसे ही माइक उस नाइफ को हैना के गले से बाहर निकाल रहा होता है कि तभी पीछे से हम टेस को आता देखते हैं, जिसको यही लग रहा होता है कि माइक ने उसकी जान ली है। लेकिन उधर ही जैसे ही माइक हैना के गले से नाइफ को बाहर खींचता है, वो सीधा टेस को जाकर लग जाता है, जिससे वो भी मारी जाती है। तभी माइक एक व्हाइट मास्क पहन लेता है ताकि नाइफ को टेस की बॉडी से बाहर खींचते वक्त ब्लड उसके फेस पर ना लगे। माइक जैसे उस नाइफ को बाहर निकालता है, उस पर टेस का ब्लड लग जाता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि माइक की बेस्ट फ्रेंड वेंडी होती है, जो माइक को किलर समझकर उसके शोल्डर पर शूट कर देती है। जिसके बाद माइक अपना मास्क उतारता है, जिसको देखकर वेंडी हैरान हो जाती है। माइक वेंडी को समझाने लगता है कि ये सब उसने नहीं किया, पर वो माइक को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है, जिसके साथ पहली स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन वहीं पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम माइक को चैड नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं, जहाँ माइक उसको अपनी लिखी हुई कहानी सुना रहा होता है जो उसने मूवी स्क्रिप्ट के लिए लिखी थी। मतलब जो कुछ भी अभी हमने देखा वो माइक की लिखी हुई एक कहानी थी। वहीं चैड माइक को ड्रॉप करके अपने रैट चैट्स नाम के एक स्टोर में चला जाता है। असल में चैड हॉरर वीडियो स्टोर का ओनर होता है। साथ ही में चैड इस मूवी का मेन लीड है और हमें उसके स्टोर में मौजूद स्लैशर हॉरर कॉमेडी स्टोरीज आगे दिखाई जाएंगी। तभी चैड के स्टोर में सैम नाम का एक आदमी आता है जो चैड का रेगुलर कस्टमर होता है। सैम आते ही चैड से उसे काम पर रखने की बात करता है, क्योंकि चैड के स्टोर में हायरिंग चल रही होती है, लेकिन चैड उसको काम पर रखने से मना कर देता है। तभी स्टोर में एक आदमी आता है जिसका नाम हॉर्न होता है, जिसको चैड हायर कर लेता है। वहीं सैम चैड और हॉर्न के पास आता है, जो उनको वीडियो टेप की कहानी सुनाने लगता है, जिसका नाम वन टाइम इन द वुड होता है। वन टाइम इन द वुड इस मूवी की दूसरी कहानी है, जहाँ पर हमको वुड्स में फ्रेंड्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कैंपिंग के लिए आए होते हैं, जिनका नाम ट्रिप, ब्रेंडा, मार्क और डॉन है। लेकिन कैंपिंग के दौरान मार्क किसी चिपचिपी चीज पर पैर रख देता है जो ग्रीन कलर की होती है, जिसको देख उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या है। उनको लगता है कि मार्क के पैर के नीचे शायद कोई इंसेक्ट आ गया होगा, पर तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है जो उन सबको कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो सब के सब मारे जाओगे। डॉन और ब्रेंडा उस पर स्टिक से हमला करती हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और उसके फेस और बॉडी से अजीब सा ग्रीन कलर का वही चिपचिपा लिक्विड निकलने लगता है जो कुछ देर पहले मार्क के शू पर लगा था। वो आदमी डॉन और ब्रेंडा को खुद को सिल्वर की किसी चीज से मारने को कहता है, जहां तभी उस आदमी की बॉडी एक अजीब से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और तभी वो खून की उल्टी करने लगता है। उसकी बॉडी से निकला खून डॉन और ब्रेंडा पर लग जाता है, जिसके बाद ट्रिप उस आदमी को सिल्वर हैंडस्कफ पहना देता है, जिससे उसकी बॉडी डिसॉल्व होने लगती है। वो दिखने में बहुत अजीब और डिस्गस्टिंग लग रहा होता है। फिर ट्रिप एक मास्क को पहन लेता है, जिसको देख वो डिसॉल्व मिस्टीरियस आदमी ट्रिप को एक स्लैशर बताता है। वहीं पर मार्क पास में पड़े एक एक्स को उठाकर उसको ट्रिप की तरफ फेंकता है, पर गलती से वो एक बाइकर को जाकर लग जाता है जो वहाँ से गुजर रहा था। तभी ट्रिप मार्क के पास आकर उसको भी मार डालता है। वहीं दूसरी ओर डॉन और ब्रेंडा वहाँ से भागकर वुड्स के और अंदर चले जाते हैं, पर बदकिस्मती से ब्रेंडा का मुंह पेड़ की टहनियों से टकरा जाता है,
जो सीधा उसके मुंह के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। वहीं डॉन भी उस स्लैशर से बच रही होती है कि तभी उसके पास एक स्ट्रेंजर आदमी आता है जो डॉन से अपने फ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जो और कोई नहीं वही मिस्टीरियस आदमी है जो अजीब सी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पर तभी उसके पीछे से ट्रिप आता है जो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसको मार डालता है, जिसको देख डॉन और भी ज्यादा डर जाती है। वो ट्रिप से बचने के लिए फिर से कैंप साइट की तरफ भागने लगती है, जिसका ट्रिप पीछा करता है। लेकिन अचानक से भागते हुए ट्रिप के पैर के नीचे वही ग्रीन चिपचिपा लिक्विड आ जाता है, जिससे फिसलकर वो सीधा उसी एक्स पर गिर जाता है जिससे उस बाइक राइडर की जान गई थी और वहीं पर ट्रिप की भी डेथ हो जाती है। तभी वो डिसॉल्व हुआ क्रिएचर डॉन के हाथ पर काट लेता है, जिससे डॉन की बॉडी भी डिसॉल्व होकर उसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हम देखते हैं कि वुड्स में गए सभी लोगों की किसी न किसी तरह से डेथ हो चुकी है, जिसके साथ सेकेंड स्टोरी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चैट को देखते हैं, जो सैम से कहता है कि वो अब हॉर्न को काम पर रख चुका है, इसीलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। साथ ही चैड हॉर्न को स्टोर के सभी काम बताने लगता है। वो हॉर्न से ये भी कहता है कि उसके स्टोर में एक दरवाजा है जिसके पास तुम कभी नहीं जाओगे। फिर हम चैट को एक शॉर्ट स्टोरी डीवीडी में प्ले करता हुआ देखते हैं, जो इस मूवी की थर्ड स्टोरी है, जिसका नाम मिस्टर है। इस कहानी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बार में बैठा होता है। दरअसल उस आदमी का रिलेशन अपनी वाइफ के साथ कुछ खास अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आदमी अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और इसीलिए वो बार में उदास बैठा होता है। और जब बारटेंडर उसको उसकी ड्रिंक देता है तो वो आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बारटेंडर का बिहेवियर, उसकी बातें बहुत ज्यादा अजीब होती हैं, जिसको सुनकर वो आदमी शॉक्ड रह जाता है और बाथरूम में चला जाता है, जहाँ वो एक पोस्टर लगा देखता है जिसमें मिस्टर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट होता है। तभी हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस आदमी और उसकी वाइफ को एक दूसरे से बहस करता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो आदमी सीधा उसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, जहाँ पर हम और भी बहुत से लोगों को बैठा देखते हैं, जिन्हें उनका लीडर एक स्पीच दे रहा होता है। वो सबको ये बताता है कि किस किस तरह से वो अपनी लाइफ में परेशान और इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद उनकी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। वही मीटिंग के बाद वो आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से बात करता है। वो लीडर उस आदमी को आज रात होने वाली सीक्रेट मीटिंग पर इनवाइट करता है, जिसके बाद वो आदमी घर जाकर कुछ सामान पैक करके सीधा उस मीटिंग में पहुंच जाता है, जो कि एक स्पोर्ट्स फील्ड पर ऑर्गेनाइज की गई थी। तभी स्टेडियम की लाइट्स चली जाती है और वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग जो मीटिंग के लिए आए हुए होते हैं वो सभी वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं, क्योंकि आज फुल मून होता है। जिधर हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने बैग से वेपन बाहर निकालता है, क्योंकि असल में वो वेयरवुल्फ हंटर होता है और शायद उसको ये पहले से पता था कि वो सभी लोग कौन हैं। जिसके बाद वो आदमी एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी वेयरवुल्फ को मार डालता है। फिर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो अपनी वाइफ को वेयरवुल्फ की स्किन देता है। असल में उसके घर में पार्टी चल रही होती है, जिसके बाद हम उस आदमी और उसकी वाइफ को पार्टी में आए बाकी सभी लोगों के साथ देखते हैं, जिन्होंने कल्ट के मेंबर्स की तरह ब्लैक हुड्स पहने होते हैं, जिधर वो सभी लोग एक रिचुअल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये थर्ड स्टोरी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद हमें अगली कहानी दिखाई जाती है, जिसका नाम गर्ल्स नाइट आउट ऑफ बॉडी है। इस कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को एक स्टोर में देखते हैं, जिनके नाम रे और एली होता है, जहाँ रे को स्टोर में एक स्क्रल की शेप में बनी लॉलीपॉप दिखती है, जिस पर नॉट फॉर सेल लिखा होता है। पर रे उसको चुरा लेती है और अपनी फ्रेंड एली के साथ स्टोर से बाहर आ जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है, जहां उनकी जेमी नाम की दोस्त उनका इंतजार कर रही थी। फिर वो सभी होटल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम एक स्टॉकर को भी देखते हैं, जो काफी वक्त से उन पर नजर रखे हुए था। वो उनका पीछा करके उनके होटल तक पहुंच जाता है, जिधर दूसरी ओर हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जो होटल रूम में साथ एंजॉय और पार्टी कर रही होती हैं। वहीं पर रे उन दोनों को अपनी चुराई हुई लॉलीपॉप दिखाती है, जिससे रे और एली लिक करते हैं। वो स्टॉकर भी उनको विंडो से देख रहा होता है। तभी जेमी को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है, इसीलिए वो विंडो को कपड़े से ढक देती है। जिसके बाद अब हम एली को देखते हैं, जो बेड पर जाकर लेट जाती है और अपने फेस को एक कपड़े से ढक लेती है। कुछ देर बाद जब वो जागती है तो उसके फेस को देखकर रे और जेमी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से बदल चुका था। एली का फेस दिखने में उसी स्कल वाली लॉलीपॉप की तरह लग रहा था, जिसके कुछ ही देर बाद रे का फेस भी उसी स्कल शेप लॉलीपॉप में बदल जाता है। फिर जेमी उस स्टोर की मैनेजर को कॉल करती है उस लॉलीपॉप के बारे में पता करने के लिए, पर जैसे ही स्टोर की मैनेजर कॉल पिक करती है, वो क्रीपी साउंड में कुछ कहती है और हंसने लगती है। और तभी उन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि बाहर कोई है। जेमी भी उस लॉलीपॉप को लिक कर लेती है,
जिससे उसका फेस भी स्कल में बदल जाता है। जिसके बाद वो उस स्टॉकर को घर में खींच लेते हैं जो उनके गेट के बाहर ही खड़ा था। फिर वो तीनों दोस्त मिलकर उसको मार डालते हैं। जिसके बाद वो तीनों डांस करने लगती है। जिसके साथ ये चौथी स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद हॉर्न स्लैशर डीवीडी प्ले करता है जिसका नाम द नाइट ही केम बैक अगेन होता है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को रोमांस करता हुआ देखते हैं जिनका नाम डेजी और ग्रेग है। जहाँ तभी अचानक से एक किलर विंडो तोड़कर उनके रूम में घुस जाता है। वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी क्लोजेट से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। असल में वो सभी लोग डेजी और ग्रेग के दोस्त होते हैं जो मिलकर उस किलर को पकड़ लेते हैं और उसको मारकर उसको बेहोश कर देते हैं। सभी लोग उसको एक गैराज में ले जाते हैं। फिर जब उस किलर को होश आता है तो डेजी उस पर इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो उस पर नॉन स्टॉप नाइफ से हमला करती रहती है क्योंकि वो किलर हर साल डेजी के चाहने वाले सभी लोगों को मार डालता है। डेजी जब भी किसी के क्लोज आती वो किलर उसको मार देता पर अब फाइनली वो उनके हाथ लग चुका है। इसीलिए डेजी उसको नाइफ से बार बार स्टैब करती है पर वो किलर मरता नहीं है। जिसके बाद वो उसके गले पर एक कट लगा देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। ग्रेग को लगता है कि शायद वो किलर मर गया लेकिन तभी वो किलर अचानक से उठकर पीछे से उसके हेड में नाइफ घुसा देता है जिससे ग्रेग वहीं पर मारा जाता है। फिर वो सभी लोग कई तरीके से किलर को मारने की कोशिश करते हैं जिसमें सबसे पहले वो किलर को इलेक्ट्रिक वायर से शॉक देते हैं। जिसके बाद उनमें से एक लड़का उस किलर को चेक करने जाता है कि वो मरा या फिर नहीं। वो उसको स्टेथोस्कोप से चेक करता है लेकिन किलर के हार्ट से इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलती है जिससे उस लड़के का स्टेथोस्कोप ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। जिसके बाद वो सभी मिलकर उसे फायर क्रैकर से मारने की कोशिश करते हैं जिससे उस किलर की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पर तभी वो उनमें से एक लड़की को अपने पैरों से जकड़ लेता है और जैसे ही उनमें से एक लड़का उसकी मदद करता है तो उस लड़की के गले में फंदा लग जाता है जिससे उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। और अब डेजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किलर मर क्यों नहीं रहा। वो वहाँ पर मौजूद अपने एक दोस्त से उस किलर का मास्क हटाने के लिए कहती है। मास्क उतारने पर उनको पता चलता है कि वो किलर डेजी का भाई है। तभी वो किलर उस लड़के का गला दबाकर उसको भी मार डालता है। वहीं डेजी भी उसके हेड पर शूट करके उसको मार डालती है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एक श्रेडर मशीन से श्रेड करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है जहां चारों तरफ खून ही खून बिखरा होता है। पर तभी अचानक से उस किलर का हाथ बाहर निकलता है जो खून से पूरी तरह लिपटा होता है जिससे हमको पता चलता है कि वो अभी भी नहीं मरा है। जिसके साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें छठी स्टोरी दिखाई जाती है जिसका नाम है सो मच टू डू। इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कार के डिग्गी में बेहोश पड़ा होता है और उसको किसी ने बांध रखा होता है। जिस कार में वो आदमी होता है उस कार में 2 मिस्टीरियस आदमी भी होते हैं जो कार को ग्रेवयार्ड के पास ले जाकर रोक देते हैं। जिसके बाद वो उस आदमी को कार से बाहर निकालते हैं। वो आदमी एक ही चीज कह रहा होता है कि ही हैज सो मच टू डू। तभी उन दोनों मिस्टीरियस आदमी में से एक आदमी अपने हाथ से ग्लव्स उतारता है जहां हम उसके हाथ पर एक ग्लोइंग सिंबल देखते हैं जिसे वो उस आदमी के हेड पर लगा देता है। वो सिंबल उसके हेड पर मार्क हो जाता है। फिर वो दोनों मिस्टीरियस आदमी उस आदमी को वहीं जिंदा दफना देते हैं जहां हम उस आदमी की ग्रेव से स्मोक बाहर आता देखते हैं। वहीं दूसरी ओर उस ग्रेवयार्ड के पास हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम फ्रेंचेस्का होता है और वो अपनी कार में वहां से गुजर रही होती है जहां हम उसको कॉल पर अपनी फ्रेंड से बात करता देखते हैं। वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो उससे उस शो के स्पॉयलर्स ना दे जिसको वो देखने वाली है। पर तभी उसकी कार के चारों तरफ स्मोक फैल जाती है और तभी फ्रेंचेस्का को वही आदमी दिखाई देता है जिसको उन दोनों मिस्टीरियस लोगों ने दफना दिया था। और फ्रेंचेस्का के देखते ही देखते वो आदमी स्मोक में बदल जाता है। फ्रेंचेस्का की कार की विंडोज भी टूट जाती हैं, जिससे सारा स्मोक उसकी कार के अंदर चला जाता है और फ्रेंचेस्का की बॉडी में घुस जाता है। जिसके बाद हमें कार के विंडोज वापस से नॉर्मल दिखाए जाते हैं, लेकिन अब फ्रेंचेस्का बदल चुकी थी। वो भी उसी आदमी की तरह एक ही चीज कहने लगती है कि शी हैज सो मच टू डू। तभी हम कार के मिरर में देखते हैं जहां हमको फ्रेंचेस्का की जगह वही आदमी दिखाई देता है, जिसका मतलब ये था कि उसकी आत्मा अब फ्रेंचेस्का की बॉडी में आ चुकी है। जिसके बाद अब हम उसी आदमी को देखते हैं
जो फ्रेंचेस्का के घर आ जाता है और उसी टीवी शो को देखने लगता है जिसको फ्रेंचेस्का देखने वाली थी। तभी उसे फ्रेंचेस्का की आवाज आती है और जैसे ही वो आदमी मिरर के सामने जाता है, हमें फ्रेंचेस्का और वो आदमी साथ दिखते हैं, जिसे फ्रेंचेस्का कहती है कि वो उसके शरीर को छोड़ दे। जहाँ पर तभी उनके बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन फ्रेंचेस्का उस आदमी पर भारी पड़ती है और उसको मार डालती है, जिससे वो फिर से स्मोक में बदल जाता है और फ्रेंचेस्का के शरीर को वो आदमी छोड़ देता है। वो आजाद हो जाती है, जिसके बाद फ्रेंचेस्का कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है, जहाँ हम उन दोनों मिस्टीरियस आदमी को फ्रेंचेस्का का पीछा करता दिखते हैं, जिन्हें हमने स्टोरी की शुरुआत में देखा था। इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हमें चैड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि उसे हॉर्न ने धोखा दिया, क्योंकि जब चैड ने उसे न्यू एम्प्लॉय के तौर पर पार्टी देने का प्लान किया तो केक खाकर चैड खुद ही बेहोश हो गया। ये काम और किसी का नहीं बल्कि हॉर्न का ही था। अब हम चैड को एक रूम में देखते हैं, उसको होश आ चुका था। वहीं हम हॉर्न को भी देखते हैं, जो असल में एक सीक्रेट ग्रुप का मेंबर है, जिसने एक स्लैशर मूवी बनाने के लिए और भी कई लोगों को उस रूम में बंदी बना रखा था। जिसके बाद तभी अचानक से चैड को समझ आ जाता है कि उसे हॉर्न ने इसलिए अपना टारगेट बनाया क्योंकि वो जानता था कि चैड को हॉरर मूवीज के बारे में बहुत नॉलेज है। जिसके साथ ही चैड ये भी सोचता है कि वो एक लाइव हॉरर स्लैशर मूवी का हिस्सा है। जिसके बाद वो उसी तरह से एक्शन लेने लगता है। तभी एक किलर को उनके पीछे छोड़ दिया जाता है, जिससे उन सभी को बचना है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तभी वो किलर उनमें से एक आदमी को मार डालता है। सब उससे बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं चैड को ये बात पता थी कि ज्यादातर हॉरर स्लैशर मूवी में एंड में एक लड़की बच जाती है। वो उनमें से एक लड़की के साथ टीम अप करता है, साथ ही उनकी टीम में एक आदमी भी होता है। लेकिन चैड तब गलत साबित हो जाता है जब उसकी टीम के दोनों लोगों को वो किलर मार डालता है। जिसके बाद अब हम एक शेरिफ को देखते हैं, जो ज्यादातर हॉरर स्लैशर मूवी में होता है। वो उन लोगों की उस किलर से जान बचाने में उनकी मदद करता है, पर एंड में वो खुद भी मारा जाता है। तभी किलर वहाँ पर आकर चैड को भी बुरी तरह से मार डालता है। जिसके बाद सिर्फ एक आदमी और एक लड़की बचे होते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि कैसे वो यहाँ से निकलेंगे। फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जिनके पीछे वो किलर भी बाहर चला जाता है। पर वो आदमी उस किलर को बड़ी ही चालाकी से बेवकूफ बना देता है और जैसे ही किलर का ध्यान भटकता है, वो लड़की पीछे से आकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे वो किलर जमीन पर गिर जाता है। उनको लगता है कि वो अब मर चुका है, इसीलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से कार से निकलने लगते हैं। लेकिन उससे पहले वो आदमी कार से निकलकर किलर की बॉडी को साइड करने लगता है। लेकिन वो किलर जाग जाता है, जो उस आदमी को पकड़कर उसको भी मार डालता है। जिसके बाद वो किलर उस लड़की के पास आने लगता है, जो कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। अब हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैसे ही उस लड़की की आंखें खुलती हैं, वो किलर को कार में पाती है, जो उस पर हमला करने ही वाला होता है। पर वो कार से बाहर निकलकर भाग जाती है। जहाँ हम माइक को भी देखते हैं, जिसे हमने सबसे पहली स्टोरी में देखा था। तभी माइक अपनी जलती हुई सिगरेट को कार की तरफ फेंक देता है, जिससे उसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो किलर भी मारा जाता है। और अंत में हम उन दोनों को साथ में भागता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ये स्टोरी और ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। वैसे ये कहानी काफी अनयूजुअल थी, पर फिर भी अगर आपको इसमें से कोई स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।